जब बर्फीली पहाड़ियों में फंसे हुए 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया, एक एक करके लोग मरने लगे, तो जो लोग बिल्कुल सही सलामत थे उन्होंने फैसला किया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम ज्यादा समय तक जीवित नहीं बचेंगे। इन्हीं के बीच से 5 लोग बाहर निकले, जो सैकड़ों मील एरिया में फैले पहाड़ी को पार करके मदद के लिए जाने को रेडी हैं। उन 5 के जाने के बाद लोग मदद की उम्मीद में बैठे रहे। 1 से 2, 2 से 3 हफ्ते हो गए पर वे वापस लौटे ही नहीं। ये समय था अक्टूबर साल 1972। एक रग्बी टीम खेल की तैयारी कर रही है। इस समय ये प्लेयर हैं देश उरुग्वाय में। कुछ ही दिनों में मैच के लिए जाने वाले हैं देश चिली। इनमें से कुछ ऐसे थे जो पहली बार जा रहे हैं कंट्री से बाहर। प्लेयर के चिली जाने के साथ साथ उनके रहेंगे कुछ फैमिली मेंबर भी। फिलहाल सब कुछ प्लान के अनुसार चला। अब ये चिली जाने के लिए तैयार थे। अक्टूबर के मंथ सभी टीम मेंबर पहुंचे एयरपोर्ट, जहां इनका प्लेन उरुग्वेन फ्लाइट 571 इंतजार कर रहा है। यह बाकी प्लेन की अपेक्षा काफी छोटा था। यह था एक मिनी प्लेन। प्लेन सही सलामत रनवे से टेक ऑफ किया। उड़ान के बाद से सारी चीजें नॉर्मल रही। यदि प्लेन के रूट की बात करें तो ये जाने वाले थे एंडीज की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के ऊपर से। सर्दियां होने की वजह से बर्फबारी रहेगी नॉर्मल से ज्यादा। मौसम कभी भी खराब हो सकता है, पर जब टेक ऑफ किए थे उस समय के डेटा के अनुसार रास्ता बिल्कुल क्लियर रहेगा। और तो और प्लेन के जो पायलट थे वे उस रूट पर जा चुके हैं कई बार। इसका मतलब है पायलट को अच्छा एक्सपीरियंस है। शुरुआती सफर तब तक ठीक चला जब तक ये पहाड़ी के करीब पहुंच नहीं गए, मगर प्लेन जैसे ही इंटर किया एंडीज के माउंटेन श्रृंखला में, अचानक से आ गया बर्फ का तूफान। तूफान को देख कैप्टन को यही लग रहा है कि ये नॉर्मल है, हम बाहर निकल जाएंगे। पर थोड़े समय बाद अचानक से टर्बुलेंस बढ़ गया। प्लेन का कंट्रोल छूटने लगा कैप्टन के हाथों से। लगातार ऊंचाई कम होने लगी। इसी तरह बेकाबू प्लेन बढ़ता रहा नीचे की ओर। पायलट अभी भी इस खतरनाक तूफान से बाहर निकलने की कोशिश में लगे हैं। इस समय तक सिचुएशन इतनी बदतर हो गई, वापस लौटने का कोई ऑप्शन नहीं। आगे बढ़ने की सिवाय कुछ नहीं कर सकते थे। बिगड़ते माहौल को देख सभी को सीट बेल्ट लगाकर बैठने को कहा गया, मगर हर समय हालात बस से बदतर होते गए। प्लेन कंट्रोल से बाहर होता गया। टर्बुलेंस इतना ज्यादा बढ़ गया, अंदर की सारी चीजें इधर उधर बिखरने लगी। इसी तरह तूफान में उलझने के बाद ऊंचाई काफी कम हो गई। इतनी कम हो गई कि पास की पहाड़ियां दिखने लगी बिल्कुल क्लियर। इस तरह के लोकेशन पर पायलट को जिस बात का डर होता है, प्लेन को जितना हो सके ऊंचाई पर रखा जाए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगले पल पिछला हिस्सा एक पहाड़ी से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी, प्लेन के हो गए 2 टुकड़े। पिछले साइड जितने भी प्लेयर तथा फैमिली मेंबर थे टूटते ही हवा में उड़ गए। यहाँ जो लोग थे आगे की ओर, वे अभी तक बाकियों की अपेक्षा काफी सुरक्षित हैं। थोड़ी देर बाद सामने का पार्ट भी बर्फ से टच डाउन हुआ। स्पीड होने की वजह से लगातार आगे की ओर बढ़ते रहे। ऐसा ही कुछ अगले और सेकंड तक चला। फिसलते हुए तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक कि सामने बर्फ की एक बड़ी चट्टान नहीं आ गई। अचानक रुकने की वजह से सभी लोग सामने की तरफ आ गए। इम्पैक्ट इतना भयानक था, अब तक जो सामने की तरफ थे उनमें से भी कईयों की मृत्यु हो गई। कुछ सेकंड तक तो सन्नाटा छा गया, पर जैसे जैसे जीवित बचे लोगों को होश आने लगा, मदद करने लगे फंसे लोगों की। चारों ओर परेशानी का माहौल है, हर तरफ फैला था खून ही खून। जो सबसे सुरक्षित थे उन्होंने लोगों को संभाला, बाहर निकालने में मदद की। पीछे की ओर हालात जैसे ही खत्म हुए, 2 लोग गए सामने पायलट की ओर। पायलट भी बुरी तरह इंजर्ड थे। कैप्टन के साथ भी कुछ बुरा होता। इससे पहले दोनों मदद के लिए रेडियो का इस्तेमाल किए, मगर रेडियो काम किया ही नहीं। अगले पल पायलट ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह ये सैकड़ों मील तक फैले बर्फीली पहाड़ियों के बीच फंस चुके थे। लोगों को बचाकर प्लेन से बाहर लाने में ही आज का पूरा दिन खत्म हुआ। रात होने को आई। अंधेरा होते ही तापमान तेजी से डाउन होने लगा। माइनस के तापमान को महसूस कर इन्हें लगा बाहर रहना सुरक्षित नहीं होगा। सही यही है कि अंदर जाना चाहिए। जैसा कि पिछला हिस्सा पूरी तरह टूट चुका है, ठंडी हवाएं अंदर आने से रोकने के लिए इनके पास जो कुछ भी था, टूटे हुए सीट, मरे हुए की डेड बॉडी, सभी से पीछे वाले हिस्से को बंद करने की कोशिश की है। इस हादसे के बाद बचे हुए लोगों की भी हालत बस से भी बदतर थी। कुछ तो इतने सदमे में हैं, डर की वजह से चिल्लाने लगे। फिलहाल पूरी रात ये एक दूसरे को सहारा दिए।
जैसे तैसे आज की रात खत्म हुई, सुबह हुआ। अब तक तूफान थम चुका है। सुबह जैसे ही नींद खुली, देखते हैं कि 3-4 लोग ठंड की वजह से मर चुके हैं। वेदर क्लियर होने की वजह से ये लोग बाहर निकले। चारों ओर नजर घुमाए तो इन्हें सफेद बर्फ के सिवाय कुछ नहीं दिखा। बर्फीली पहाड़ियों पर इनका अस्तित्व था एक तिनके की तरह। इससे भी बुरी बात यह थी, ये जिस लोकेशन पर थे वह था पहाड़ी का बिल्कुल निचला हिस्सा। इन्हें कुछ पता नहीं हम कब तक यहाँ फंसे रहेंगे। क्या इन्हें बचाने के लिए आ रहे लोग ढूंढ भी पाएंगे या नहीं। इन्होंने सोचा कि जब तक मदद मिल नहीं जाती तब तक जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। अभी के लिए प्लेन में जो भी सामान थे सभी को बाहर निकाला गया। बचे हुए बैग को ओपन किए तो उसमें बहुत कम खाने पीने का सामान था। फिलहाल अभी जो भी है सभी को बाहर निकालकर एक जगह रख दिए। दोपहर तक इन्हीं सब चीजों में उलझे रहे। सारा काम खत्म करने के बाद एक जगह बैठ गए। सभी की गिनती की गई, जबकि खाने का जितना भी सामान था लोगों के अनुसार सभी को बराबर बराबर दिया गया। दोपहर के बाद से इन्हें चिंता होने लगी। जैसा कि आज दूसरा दिन था, इसलिए इन्हें उम्मीद थी कि हमें ढूंढने वाले अब तक आ जाने चाहिए थे। जब दूसरे दिन भी मदद नहीं मिली तो इन्हें लगने लगा कि शायद से हमें ढूंढने में और ज्यादा समय लगेगा। चिंता इस बात की थी कि तब तक के लिए हमें खाना बचाकर यूज करना होगा। अगले कुछ मिनटों तक इन्हीं सब बातों पर डिस्कस हुआ। थोड़े समय बाद अचानक से आसमान में दिखाई पड़ा एक प्लेन। यह देख लोगों में एक उम्मीद जगी। लोकेशन देने के लिए जोर जोर से चिल्लाया गया। यही उम्मीद लगाए हुए हैं कि पायलट की नजर इन पर पड़ जाए, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि प्लेन था काफी दूर। ऐसे ही वहां से चला गया। हर घंटे जख्मी लोगों की कंडीशन खराब होने लगी। फिलहाल मदद की उम्मीद में दूसरा दिन भी खत्म हुआ। आ चुका है तीसरा दिन। तीसरे दिन इन्होंने देखा हादसे के बाद एक बंदा बेहोश हो गया था, पर सांसें चल रही थी। तीसरे दिन चमत्कार हुआ, अचानक होश आ गया। जीवित भले ही बच गया, पर हालात बस से बदतर हैं। चेहरे पर कई गहरे जख्म थे। जैसे ही होश संभाला, रेंगते हुए पहुंचा अपनी सिस्टर के पास। बहन की हालत भी बेहद खराब थी। सिस्टर को सही सलामत देख ख्याल आया अपने माँ बाप का। बाकियों से पूछा कि कहाँ है वे लोग, दिख नहीं रहे, पर जो जवाब आया पूरी तरह टूट गया। बताया गया अब वे नहीं रहे इस दुनिया में। दोनों भाई बहन बहुत दुखी हुए, पर अब कर भी क्या सकते हैं। धूप जैसे ही बढ़ी, लोगों को प्यास लगने लगी। आसपास पानी तो था नहीं सिवाय बर्फ के। उनमें से एक लोहे का प्लेट लिया, उसे मोड़कर कुछ इस तरह तैयार किया जिस पर यदि बर्फ रखा जाए तो उस पर पिघला हुआ बर्फ का पानी आसानी से एक बोतल में चला जाएगा। फिलहाल अभी खाने पीने का बंदोबस्त तो कर ले रहे हैं थोड़ा बहुत, पर ये कब तक चलेगा कोई भरोसा नहीं। इन्हें पता है कि ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीम जरूर आएगी, वे उन्हें आसानी से देख पाए, इसके लिए बर्फ पर बैग रखकर एक्स का निशान बनाया गया। ऐसा करके इन्हें उम्मीद है अगर कोई यहाँ से गुजरे तो उन्हें पता चल जाएगा कि प्लेन क्रैश में जीवित बचे लोग यहाँ हैं। इंतजार में ही आज का दिन भी खत्म हुआ। अगला दिन आ गया। एक बार इन्हें फिर से एक प्लेन दिखाई पड़ी। पिछली बार की तरह इस बार भी मदद के लिए वह सब कुछ किए जिससे इन्हें लगा कि पायलट की नजर इन पर पड़ जाएगी, पर इस बार भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी प्लेन भी चली गई। ऐसा दो बार होने की वजह से इन्हें इतना तो पता चल गया, गवर्नमेंट को पता ही नहीं कि हम किस लोकेशन पर हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो प्लेन को इस जगह भेजने की बजाय अलग अलग जगह क्यों भेजते हैं। सच्चाई भी यही थी। असल में रेस्क्यूअर को इनका एग्जैक्ट लोकेशन पता ही नहीं था। मदद के इंतजार में ऐसे ही बैठे थे, तभी उनमें से एक सोचने लगा कि इस तरह हाथ पर रखकर हाथ नहीं बैठ सकते। इसी बात पर कुछ लोग कहने लगे कि पिछले साइड एक बैटरी थी, क्यों न उसका इस्तेमाल करके रेडियो को ऑन किया जाए। मगर बैटरी जिस जगह थी पिछले हिस्से में, वह तो प्लेन के 2 हिस्से होने के बाद पीछे ही कहीं छूट गया। यदि बैटरी ढूंढना है तो उस पहाड़ी पर जाना होगा जहाँ से पहली बार टक्कर हुई थी प्लेन की। बैटरी की तलाश में काफी लंबे समय तक चलते रहे। घंटों के बाद जब पहुंचे पहाड़ी पर, यहाँ से देखने पर पता चला कि जहाँ प्लेन क्रैश हुआ है वहाँ की कोई भी चीज दिखाई नहीं पड़ रही, एक इंसान भी नहीं। यह देख इतना तो कंफर्म हो गया क्यों प्लेन का पायलट एक बार भी इन्हें नहीं देख सका। इस बात से ये पूरी तरह कंफर्म हो गया अब मदद के लिए कोई नहीं आ सकता। यदि यहाँ से निकलना है तो हम ही को कुछ करना होगा। थोड़ा और ऊपर चढ़े ही थे, तभी देखते हैं कि सामने की पहाड़ी से एक बहुत बड़ा बर्फ का चट्टान खिसक रहा है। एहसास हुआ कि इस तरह और ऊपर चढ़ना सुरक्षित नहीं है। यदि गलती से सामने की पहाड़ी से बर्फ खिसकी तो हम दबकर मारे जाएंगे। नीचे आना ही सही समझे। बैटरी ढूंढे बगैर आ गए नीचे। इसी तरह एक एक दिन गुजरता गया। सुबह से शाम, शाम से सुबह होती गई। मदद के लिए आस लगाए रहते, पर कहाँ कोई इन्हें ढूंढ पाता। लगभग 1 हफ्ते बाद इनका सारा खाना खत्म हो गया।
जहाँ प्लेन क्रैश हुआ था वहाँ ना ही जानवर है ना पेड़ पौधे भोजन के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। बिना भोजन के ज्यादा लंबे समय तक सरवाइव करना भी आसान नहीं होगा। इन्हें लगने लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी हम में से एक एक लोग मरने लगेंगे। जब भूख कुछ ज्यादा ही बढ़ गई तो पत्थरों पर जमे काई को ही खाने पर मजबूर हुए, पर ऐसा करना सेफ नहीं है। इस तरह की चीजें थी बहुत कड़वी। कुछ लोग भूख से इतने पागल हो गए, कहने लगे कि यदि डेड बॉडी के मांस भी खाने पड़े तो मैं खाने के लिए रेडी हूँ। यह बात सुनकर कुछ पल के लिए तो सन्नाटा छा गया, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता हम एक इंसान जीवित रहने के लिए एक दूसरे इंसान का मांस खाएंगे। थोड़े समय बाद कुछ लोग उसके फेवर में आए। उनका कहना था कि यदि जीवित रहना है तो हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। लोगों के अंदर भले ही मांस खाने का विचार आ गया, पर किसी में भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। वक्त गुजरने के साथ भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई, जो भी चीजें मिलती जो खाने वाले भी नहीं थे, जैसे जूते, उसके लेसेस, यहाँ तक कि सिगरेट वगैरह भी खाने लगे। फिलहाल आज की रात भी जैसे तैसे गुजर गई। सुबह हुआ। अगले दिन नैंडो नाम का शख्स, जिसे हादसे के दूसरे दिन होश आया था, जिसके माँ बाप मारे गए हैं, सिर्फ जीवित थी बहन, पर सुबह होते ही जैसे उसकी नजर पड़ी सिस्टर पर, पता चला अब वह भी नहीं रही इस दुनिया में। बहन के मौत से बहुत दुखी है। गुजरते समय के साथ हर दिन लोगों की सिचुएशन बस से बदतर होने लगी। निकलने की हर तरकीब के बारे में सोचते रहते, पर ऐसा कोई रास्ता दिखाई नहीं जो इन्हें यहाँ से बाहर ले जा सके। इसी तरह वक्त गुजरता गया। आज हो चुके हैं पूरे 3 सप्ताह यानी 21 दिन। इतने दिनों से बिना कुछ सही से खाए पिए होने की वजह से इनकी मेंटली कंडीशन खराब होने लगी। भूख से पागल होने लगे। वे सब कुछ खाने के लिए तैयार थे जो भी दिख रहा था। बिगड़ते माहौल को देख जो लोग मांस खाने के खिलाफ थे, अंत में हार मानकर उन्हें ऐसा करने की परमिशन दे दी है। इस तरह उनमें से कुछ लोग बाहर गए, कांच के टूटे हुए पार्ट से बॉडी से कुछ मांस के टुकड़े काट कर निकाले। एक एक करके सभी लोग लाशों का मांस खा रहे थे, पर उनमें से 5 ऐसे थे जो इस तरह मांस खाने को रेडी नहीं है। उनका कहना था हम आदमखोर कभी नहीं बनेंगे, इससे बेहतर हमारे लिए यही होगा कि हम बिना भोजन के मर जाएं। इसी तरह वक्त गुजरता गया। कुछ समय इधर उधर टहलने के बाद बर्फ में एक सूटकेस मिला। लॉक होने की वजह से ओपन नहीं हो रहा है, पर जैसे तैसे उसे खोला गया। ज्यादा कुछ जरूरत के सामान तो नहीं मिले, पर मिला एक रेडियो। ये अपने एक्सपीरियंस तथा रेडियो की मदद से एक एंटीना तैयार किए। थोड़े समय बाद रेडियो पर सिग्नल आने लगे। इसी पर इन्होंने खबर सुनी कि प्लेन क्रैश में फंसे लोगों को ढूंढने के लिए सरकार ने लगभग 60 बार प्लेन भेजे थे, पर कोई भी उन्हें ढूंढने में कामयाब नहीं हुआ। इसलिए गवर्नमेंट मान चुकी है कि प्लेन तबाह हो चुका है, उसमें मौजूद सभी लोग मारे गए। ये खबर सुन सभी बहुत दुखी हुए। इसके बाद से इनकी हिम्मत जवाब देने लगी। इतना गुस्सा हुए चीजों को तोड़ने फोड़ने लगे। लोगों ने समझाया कि इस तरह हमें हार नहीं मानना चाहिए। गवर्नमेंट मदद के लिए अब भले ही कुछ नहीं करेगी, मगर अब हमें कुछ करना होगा। गुजरते समय के साथ बाकी 5 लोगों की भी सिचुएशन जब भूख से खराब होने लगी, तो अंत में वे भी लाशों का मांस खाने के लिए मजबूर हुए। रेडियो पर जब से बुरी खबर सुनी गई, सभी मान चुके हैं कि अब उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। अब इनके पास 2 रास्ते थे। पहला तो यही कि मदद की उम्मीद में यहीं पड़े रहें, जबकि दूसरा था यदि बचकर निकलना है तो खुद कुछ किया जाए। सबसे पहले 3 लोग प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने के लिए निकले। थोड़े समय चलने के बाद ये पहुंचे पहाड़ी के दूसरी साइड, जहां प्लेन का टूटा हुआ कुछ पार्ट मिला। उसी के बगल में थे कुछ डेड बॉडी। जैसा कि चलते चलते इन्हें रात हो गई थी, इसलिए खुले में ही सोने की कोशिश करते हैं, पर ये एक पल भी सो नहीं पाए, क्योंकि पूरे रात बर्फीला तूफान चलता रहा। इसी तरह के तूफान में पूरी रात खत्म हुई। अगली सुबह जब आंखें खुली, इन्होंने पाया ये पूरी तरह बर्फ से ढक चुके हैं। जिंदा तो हैं, पर हालत बस से बदतर हो गई। एक को कुछ सही से दिखाई नहीं पड़ रहा, जबकि बाकी 2 बहुत कमजोर हो गए हैं। चढ़ने में जितना वक्त लगा था, उतरने में इतना नहीं लगा। प्लेन के टूटे हुए पार्ट पर बैठकर आसानी से नीचे आ गए। 5 में से अभी सिर्फ 4 ही लोग डेड बॉडी से मांस खाए थे। 5वां बंदा अभी भी खुद को रोक कर रखा है, पर आज के दिन उससे भी भूख कंट्रोल नहीं हुई। आखिर में उसने भी खा लिया मांस। इस वक्त तूफान भी आ रहा है, पर इस समय ये प्लेन के अंदर बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वक्त अच्छा गुजर जाए, पर बातों के बीच ही बर्फ का एक जोरदार तूफान आ गया। तूफान का बर्फ प्लेन के अंदर भी घुस गया। पूरा प्लेन ही बर्फ से ढक गया। जो लोग इस वक्त बाहर की ओर थे, वे बाकियों को बर्फ से बाहर निकालने में मदद करने लगे।
जल्द ही सभी लोग प्लेन के बाहर आ गए, पर अभी भी एक ऐसी लेडी है जो थी अंदर। जब तक ये उसे ढूंढकर बाहर निकाले तब तक हो चुकी थी उसकी डेथ। थोड़े समय बाद इन्हें एक खतरनाक आवाज सुनाई पड़ी। ये समझ गए कि एक बार फिर से बर्फ का तेजदार तूफान आने वाला है। तूफान के दूसरे हमले से बच पाते तब तक ये सभी उसके चपेट में आ गए। इस बार भी कई सारे लोग बर्फ में दबकर मारे गए थे। इनमें से एक नौजवान लड़का था, नाम था नुमा। वह इतना गुस्सा हुआ प्लेन की खिड़कियों को ही तोड़ने लगा। ऐसा करके कुछ फायदा तो नहीं हुआ, पर कांच का एक बड़ा टुकड़ा उसके पैर में फंस गया। आगे भी रुका नहीं, हिम्मत नहीं हारी, बर्फ को तोड़ना जारी रखा। आखिरकार उसकी कोशिश रंग लाई। जल्दी वहाँ एक छोटा सा सुराख बनाने में कामयाब हुआ। इसके बाद एक एक लोग बाहर आने के लिए तैयार थे। फाइनली उसी रास्ते से सभी लोग आ गए बाहर आकर एक दूसरे से गले मिले। अब तक इनके साथ जितना भी बुरा हुआ, खुश इस बात से थे कि चलो अब हम बच तो गए। बाहर आकर नुमा ने अपने पैर को देखा, जहां ग्लास की वजह से एक बड़ा कट आया था। पर सरप्राइज करने वाली बात तो ये थी, जख्मों पर दर्द नहीं है, क्योंकि ठंड की वजह से पैर की सेंसिटिविटी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। वक्त के साथ साथ धीरे धीरे मौसम बदला। हर समय प्लेन के ऊपर से बर्फ हटाने पर लगे थे। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार प्लेन के ऊपर से सारा बर्फ हटा लिए। ऐसा इसलिए किए क्योंकि बिना प्लेन के और ज्यादा समय तक सरवाइव करना मुश्किल होगा। प्लेन ही था एक ऐसा मात्र जगह जहां जाकर इस बर्फीले इलाके में थोड़े सुरक्षित थे। ये एक बार और चाहते हैं कि कुछ लोग वापस से पहाड़ी पर जाएं मदद के लिए, मगर जो लोग पहले पहाड़ पर गए थे उनमें से कुछ लोगों की बहुत हालत खराब है। एक साथी के फेफड़ों में भर गया था पानी, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक करने की कोशिश में उसे CPR दिए, पर इससे कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में जिसका सभी को डर था वही हुआ, उसकी भी डेथ हो गई। उसके जेब में इन्हें एक लेटर मिला जिसमें वह लिखा था अपने माँ बाप के लिए। अभी के लिए लेटर को संभाल कर रख दिए। 36वें दिन जैसे ही मौसम क्लियर हुआ, नोमा तथा बाकी साथी बहुत सारे कपड़े पहनकर मदद के लिए निकल पड़े। कुछ ही दूर चले होंगे, अचानक से नोमा की हेल्थ खराब होने लगी। बेहोश होकर गिर पड़ा बर्फ पर, क्योंकि अब उसके पैर में बहुत दर्द होने लगा है। बाकियों ने जब पैर के जख्मों को देखा, पता चला कि यह घाव तो काफी गहरा हो गया है। इसलिए ये वापस से नोमा को प्लेन के पास जाने को कहें। यहाँ ये चाहते हैं कि ये खुद नोमा को प्लेन तक ले जाएं, पर वह ऐसा करने से मना किया। यही कहा कि तुम लोग चलो, मैं चला जाऊंगा। जैसे तैसे घंटों बाद वह प्लेन तक तो आ गया, मगर यहाँ पहुँचते पहुँचते इतना थक गया, आते ही बेहोश हो गया। जबकि वे लोग जो मदद के लिए आगे बढ़ रहे थे, वे लोग यह देखकर खुश हुए कि पहाड़ी के दूसरी साइड है प्लेन का पिछला हिस्सा, जिसे अंत में इन्होंने ढूंढ लिया। इस तरह पिछला हिस्सा मिलते ही ये लोग बाकी साथियों को भी बुला लिए। यहाँ जो भी सामान था सब कुछ इकट्ठा कर लिए। यहाँ पर भी खाने के लिए बहुत सारे सामान तथा कपड़े थे। यहाँ वो बैटरी भी मिल गई जिसकी कब से तलाश थी। अब ये इसे प्लेन में डालकर रेडियो से सिग्नल भेजने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन रेडियो खराब था जिसे ये सही समझ रहे थे। जब पूरी तरह कंफर्म हुआ कि रेडियो खराब है तो ये पूरी तरह थक हार कर बैठ गए वहीं पर। अब तक नुमा का जख्म भी समय के साथ गहरा होता गया। यह देख वह समझ गया कि अब उसके पास जीने के लिए और ज्यादा समय नहीं है, जल्द ही मर जाऊंगा। इसीलिए उसने खाना पीना भी बंद कर दिया। ऐसा इसलिए किया ताकि उसके हिस्से का खाकर बाकी साथी जीवित रह सकें। इसी दौरान उन्हें प्लेन के पिछले हिस्से में एक वाटर प्रूफ कपड़े का बहुत बड़ा हिस्सा मिला। यह कुछ ऐसा था कि उसमें पानी नहीं जा सकता। ये उसी को जोड़ कर एक बड़ा सा स्लीपिंग बैग बनाए। ये कुछ ऐसा काम करेगा कि ये इसके अंदर रहकर आसानी से सो सकते थे। अगले दिन इन्होंने एक छोटे रेडियो में खबर सुनी, आज 58 दिन बाद भी एयरफोर्स उन्हें ढूंढने के लिए एक आखिरी प्लेन भेज रही है। इसी उम्मीद में कि अगर वे लोग अभी भी जिंदा हैं तो उन्हें मिल जाएंगे। अगर अब नहीं मिले तो आगे से ढूंढने की कोशिश बंद कर दी जाएगी। ये खबर जैसे ही लोगों को मिली, कुछ लोग कहने लगे कि मदद के लिए हमें ऊंचाई पर जाना चाहिए। इसी बीच नोमा सैड साउंड में कहा, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे खा लेना। उसका कहना था कि अगर तुम में से एक भी जीवित बच गया तो हम बाकी साथियों का मरना बेकार नहीं जाएगा। इतना बोलते ही उसने दम तोड़ दिया। इसी दौरान उसकी जेब से एक कागज का टुकड़ा मिला जिसमें लिखा था कि दोस्तों, मैं मरकर भी तुम्हारे लिए जिंदा हूँ। उसके द्वारा लिखी इस लाइन को सुनकर सभी बहुत इमोशनल हुए, पर बचने के लिए कोशिश करने का हौसला दोगुना हो गया। अगले दिन एक बार फिर से कुछ साथी मदद के लिए निकल पड़े। कई घंटों के सफर के बाद फाइनली ये पहुंच गए पहाड़ के पीक पर। जब उस पहाड़ के दृश्य को देखा गया तो ये काफी निराश हुए।
क्योंकि सामने है काफी बड़ा लंबा रास्ता। अभी के लिए यहीं बैठकर सोचने लगे आगे के बारे में। इन्हें ख्याल भी आया कि अब हमें वापस चला जाना चाहिए, पर ये किसी भी सिचुएशन में खुद की हिम्मत टूटने नहीं देना चाहते। कैसे भी करके आगे जाने का फैसला किए। इसके बाद आगे की मेहनत रंग लाई। कुछ ही घंटे चले होंगे कि सामने साफ पानी का स्रोत दिखाई पड़ा। यहाँ ये जी भर का पानी पीकर प्यास बुझाएं। पानी पी ही रहे थे तभी सामने एक आदमी दिखाई पड़ा। वह बैठा है एक घोड़े पर। उसे देखते ही खुशी से पागल हो गए। दोनों मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, पर सामने वाला बंदा इनकी बात समझ ही नहीं रहा। सच जानने के लिए वह बंदा कागज तथा पेन भेजा। जब ये लोग उस पर पूरी कहानी लिखकर उस तरफ फेंके, उस शख्स को जैसे ही सच्चाई पता चली वहाँ से भागा शहर की ओर। उस लेटर को लाकर ऑफिसर्स को दिया। जल्द ये खबर एयरफोर्स रेस्क्यू टीम को दी गई ताकि जल्द से जल्द उनके मदद के लिए जाया जा सके। जल्द ही वह शख्स वापस से उन दोनों के पास आया। उन्हें ले गया अपने घर। खाने के लिए ढेर सारा भोजन दिया। कुछ ही समय में रिपोर्टर द्वारा पूरा इलाका भर गया। दोनों से तरह तरह के सवाल किए जाने लगे। वहीं दूसरी तरफ उनके वे साथी जो फंसे हुए थे बर्फीले पहाड़ियों में, वे भी रेडियो पर खबर सुनते हैं कि उनके 2 साथी पहुंचने में कामयाब हुए। जल्द ही हमें लेने के लिए आ रही है रेस्क्यू टीम। जल्दी से वे लोग अपना चेहरा साफ किए, ब्रश किए, मदद आने से पहले बिल्कुल तैयार रहना चाहते हैं। इस तरह लगभग 72 दिन बाद उन दोनों साथियों की हेल्प से रेस्क्यू टीम पहुंच गई प्लेन क्रैश पॉइंट पर। हेलीकॉप्टर को करीब से देख सभी खुशी से झूम उठे। इस तरह आखिर में बचे हुए 16 लोगों को सही सलामत बचा लिया गया था। वहां से इन्हें सीधा सिटी लाया गया, जहां इंतजार कर रही थी इनकी फैमिली। बचे हुए लोगों की फैमिली मेंबर उनसे मिलकर बहुत खुश हुई, क्योंकि यहाँ किसी को उम्मीद नहीं था कि वे लोग अभी भी जीवित होंगे, क्योंकि 2.5 महीनों का समय काफी ज्यादा होता है। इतने समय तक बिना भोजन के जीवित रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था। यहाँ से सभी को ले जाया गया हॉस्पिटल। वहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ उनका हीरो की तरह स्वागत की, क्योंकि इनका साहस ही था जो इन्हें हारने नहीं दिया। इसी के साथ यह स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। इस वीडियो में बात की गई है 32 ऐसे लोगों की जो इन्हीं की तरफ फंस गए थे समंदर के बीच। उस समय समंदर में थी ऊंची ऊंची लहरें तथा तेज तूफान। सवाल ये है क्या वे बच पाए होंगे या नहीं।